नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरिराज। दोस्तों, अभी तक हमने इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी, उसके हमने 11 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने एमसीक्यू पार्ट 11 तक हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा है पार्ट 12। एमसीक्यू जो सीरीज है हमारी, उसका पार्ट 12 आज डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये सभी क्वेश्चन जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एडीए, एसएडीओ, आरईओ, एनएससी, एनएफएल, इफको, एएफओ, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइस गंदी बग। राइस गंदी बग जो है किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है? राइस गंदी बग बिलोंग्स टू, तो राइस गंदी बग किसके अंतर्गत आता है? आपको पता है हेमीप्टेरा। राइस गंदी बग जो है किसके अंतर्गत आता है? हेमीप्टेरा के अंतर्गत आता है। हेमीप्टेरा में कौन आता है? बग आती हैं। और कौन आता है? तो दोस्तों एफिड आता है। और कौन आता है? जैसेड आता है। और कौन आता है? व्हाइट फ्लाई आती है। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी किस ऑर्डर के अंदर आते हैं? हेमीप्टेरा के ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। लेपिडोप्टेरा में कौन आता है? दोस्तों मोथ्स आते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई आती है। और कौन आता है? बटरफ्लाई के बाद बोरर आते हैं। बोरर आते हैं। ठीक है, बॉल बॉम्स आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं लेपिडोप्टेरा में। डिप्टेरा में कौन आता है? ऑल ट्रू फ्लाइज। जितनी भी ट्रू फ्लाइज जो होती हैं, ऑल ट्रू फ्लाइज जो होते हैं सब डिप्टेरा में आती है। हाइमेनोप्टेरा में कौन आता है? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इंसेक्ट आता है मस्टर्ड सोफ्लाई। मस्टर्ड सोफ्लाई जो है हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर में आता है। और कौन आता है? आंट्स आती हैं। और कौन आता है? वी आती हैं, वास्प आती हैं, हनी वी आती है, वास्प आती है। ये सभी किस ऑर्डर में आती है? तो आंसर है किसके अंतर्गत आती है? राइस गंदी बग आती है हेमीप्टेरा। बाकी सब मैं आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें पूछा गया है, क्लिपिंग द टिप्स ऑफ सीडलिंग प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग इन राइस हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ, कि धान का जो पौधा होता है उसमें किस कीट के प्रबंधन के लिए हम शीर्ष भागों की क्लिपिंग करते हैं। धान में रोपाई से पहले शीर्ष भागों की क्लिपिंग करने किस कीट के प्रबंधन में मदद मिलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्टेम बोरर। क्या है? स्टेम बोरर जो होता है, येलो स्टेम बोरर। राइस का कौन सा? येलो स्टेम बोरर जो होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लिपिंग ऑफ लीव्स। करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, व्हाट इज द ड्रॉपलेट स्पेक्ट्रम ऑफ द मिस्ट ब्लोअर। मिस्ट ब्लोअर जो होता है उसका ड्रॉपलेट स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, मिस्ट ब्लोअर का ड्रॉपलेट स्पेक्ट्रम, तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 50 से लेके कितना? 100 माइक्रोन। अब ये 1 से लेके 50 किसका होता है? दोस्तों ये होता है फोग। किसका होता है? ये फोग का होता है। और 100 से लेके 400 किसका होता है? ये फाइन स्प्रे का होता है। किसका होता है? ये फाइन स्प्रे का होता है। और 400 से ज़्यादा ये वाला कोर्स स्प्रे किसका होता है? कोर्स स्प्रे का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फाइन स्प्रे का। स्मोक, कभी कभी स्मोक का पूछते हैं ना, स्मोक का होता है 0.001 से लेके 0.1। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर येलो वैन मोजिक। भिंडी की जो येलो वैन मोजिक बीमारी होती है उसको कौन सा इंसेक्ट फैलाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उसको व्हाइट फ्लाई फैलाते हैं। कौन फैलाता है? येलो वैन मोजिक को, भिंडी जो है उसको कौन सा? तो आंसर है व्हाइट फ्लाई, उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, इन द रेशनल जोन ऑफ क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज द हाईएस्ट देन द मार्जिनल प्रोडक्ट। एक उत्पादन फलन के जो तर्कसंगत क्षेत्र होता है, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो उस समय सीमांत उत्पाद कितना होता है? तो हमको पहले ये ग्राफ पता होना चाहिए। आपको आंसर देने के लिए ये आना चाहिए, प्रोडक्शन फंक्शन ग्राफ आपको पता होना चाहिए। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात चल रही है इस वाले जो बीच वाला जो सेकंड फेज होता है, इसकी बात चल रही है। इसमें इस बिंदु पर, यहाँ पर इस बिंदु पर टीपीपी क्या होता है? आपको पता है यहाँ पर होता है टीपीपी एक्स मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर जब टीपीपी मैक्सिमम होता है तो याद रखना आपको एमपीपी एक्स जो होता है मिनिमम होता है। एमपीपी एक्स क्या होता है दोस्तों? मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम मतलब 0 होता है। कितना होता है? 0। यहाँ पर मिनिमम भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, जब टीपीपी अधिकतम होता है उस समय एमपीपीएक्स क्या होता है?
जीरो होता है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि जब टीपीपी अधिकता होगा तो एमपीपी कितना होगा, याद रखना जीरो होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो इरेशनल होती है, थर्ड भी क्या होती है, इरेशनल होती है, लेकिन सेकंड क्या होती है, रेशनल स्टेज होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम रिटर्न्स कब लागू होता है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न्स इज यूज्ड व्हेन द प्रोड्यूसर्स हैव, जो लॉ सम सीमांत जो नियम होता है वो कब लागू होता है? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न्स जो होता है, सम सीमांत प्रतिफल का जो नियम होता है वो, ठीक है, कब लागू होता है? जब उत्पादक के पास संसाधन कैसे होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, या फिर जीरो, या फिर नो। तो दोस्तों कब लागू होता है? जब जो प्रोड्यूसर्स होता है, जब प्रोड्यूसर्स के पास क्या होता है दोस्तों, याद रखना, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड, सीमित संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? जब सीमित संसाधन होते हैं, याद रखना आप, सीमित संसाधनों का बंटवारा हम कैसे करें, तो क्या होता है, जो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न होता है। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न होता ही क्या है कि हम सीमित संसाधनों का बंटवारा, लिमिटेड रिसोर्स का बंटवारा अलग अलग इंटरप्राइजेज में कैसे करें, अलग अलग इंटरप्राइजेज में उनका जो बंटवारा है किस प्रकार से किया जाए, उनका एलोकेशन डिफरेंट इंटरप्राइजेज में। ठीक है, यही तो क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न होता है। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 7, पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट इज द, सीमांत लागत क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों सीमांत लागत क्या होती है समझना, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सीमांत लागत होती क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर W, ये होती है, ये क्या है अब ये, कि जो वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट आउटपुट के बदलाव से जो चेंज आता है, यूनिट आउटपुट के चेंज से वेरिएबल कॉस्ट में जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द 1 यूनिट चेंज इन द आउटपुट, इसे क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट आउटपुट के चेंज से जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका सीमांत लागत से कोई लेना देना नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट का सीमांत लागत से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जीरो चाहे देखता हूँ, सीमांत लागत से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सीमांत लागत ही जो क्रिएट क्यों होती है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ड्यू टू द वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का जन्म होता है। कैसे होता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें सारी कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, पुराना लेक्चर है जिसमें कॉस्ट है, सारी कॉस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स आर पीरियड फ्रॉम द मोर देन, जो हम दीर्घकालीन ऋण देते हैं कितनी अवधि के लिए, तो 5 साल से ज़्यादा, 5 से लेकर 30 साल तक नॉर्मली क्या होता है, हम ये ऋण देते हैं। ठीक है, मोर जो हम लॉन्ग टर्म जो लोन देते हैं कितना देते हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 9, द कॉस्ट विच रिमेन्स, द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट इट इज कॉल्ड, मतलब आउटपुट में बदलाव के साथ कौन सी कॉस्ट बदलती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बदलती, हमेशा कौन सी कॉस्ट बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, अस्थिर लागत ही क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही बदलती है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक खेत है ये, ठीक है, जिसमें हम कोई भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं कोई भी क्रॉप का। अगर हम पहले एक यूरिया जो है 100 kg यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे ना, 100 kg यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हमने बढ़ा के क्या कर दिया, 150 kg यूरिया का इस्तेमाल कर दिया ना, तो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हमको उत्पादन चाहिए, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सपोज आपने फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा दी, ठीक है, जिससे उत्पादन ज़्यादा निकले। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ाओगे, तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हो सके आपको इरिगेशन ज़्यादा लगे, वीड मैनेजमेंट ज़्यादा, तो जो भी चेंजेस होते हैं आउटपुट में बदलाव के हमेशा कौन सी वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, कौन सी कॉस्ट बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट बदलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में पूछा गया है, द एंट्री ऑफ लार्ज बिजनेस इनटू द एग्री बिजनेस हैज रिजल्टेड इन ए न्यू एग्रीमेंट इन ए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट नोन एज, कृषि व्यवसाय में बड़े व्यवसाय के प्रवेश के परिणाम स्वरूप कच्चे माल के उत्पादन और खरीद के लिए एक नया समझौता, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं, कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं और किसानों से सीधे कच्चे माल के लिए क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर है क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है, सरकार एक गारंटी देती है कि किसानों से इतने कम पर हम नहीं खरीदेंगे। क्या होता है
एट विच द गवर्नमेंट मेक्स ए कमिटमेंट टू परचेस ऑल द क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर। किसानों के द्वारा जो उत्पादन की जा रही है उसमें कमिटमेंट होता है कि सरकार हम न्यूनतम इतना खरीदेंगे, वो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे दो क्वेश्चन स्टूडेंट को डाउट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव किताबों में 2 क्वेश्चन दिए, इनमें बच्चों को डाउट है। क्या डाउट है कि सर एमएसपी का रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंडेशन कौन करता है, एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है और अनाउंस्ड कौन करता है, एमएसपी को अनाउंस्ड कौन करता है, तो इसको समझते हैं। तो देखो रिकमेंड कौन करता है एमएसपी का रिकमेंडेशन, एमएसपी का रिकमेंडेशन करता है सीएसीपी, कौन करता है सीएसीपी, और अनाउंस्ड कौन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना रिकमेंडेशन कौन करता है सीएसीपी करता है और अनाउंसमेंट कौन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ए है, इसका करेक्ट आंसर क्या ए है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द, तो हम आपको पता है कि रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापते हैं टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, इससे टीएसएस मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रूट इज द आइडियल फूड फॉर द कॉन्वेंसिंग पेशेंट, बिकॉज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो फल होते हैं, ठीक है, एक आदर्श भोजन होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से पच जाते हैं। फल जो होते हैं पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए एक आदर्श भोजन होते हैं, आइडियल फूड होता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लांचिंग इज कॉमनली प्रेक्टिस्ड इन द कल्टीवेशन हो, तो ब्लांचिंग किस में करते हैं, कॉलीफ्लावर में। किस में किया जाता है, कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग प्रोसेस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेट पाम शुड बी प्रोपोगेटेड बाय, डेट पाम का प्रोपोगेशन हम किस विधि से करते हैं, तो डेट पाम को ऑफसेट शक्कर के द्वारा करते हैं। किससे हम, ऑफसेट शक्कर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए परफेक्ट जेली हैव द एसिडिटी ऑफ, जो जेली होती है उसमें कितनी एसिडिटी हो, आदर्श, तो आंसर है 1% से ज़्यादा। एक आइडियल जेली के अंदर इतना एसिडिटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पूसा नन्ना और पपाया ए क्लोज स्पेसिंग हैज बीन बी फाउंड सेटिस्फरी, जो पूसा नन्ना होता है, ठीक है, पूसा नन्ना है पपाया एक वैरायटी, इसके लिए आपको पता है एचडीपी में लगाया जाता है। किस में लगाते हैं इसको, हम एचडीपी में लगाते हैं। तो स्पेसिंग कितनी 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है। स्पेसिंग कितनी होती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोटनिकल नेम ऑफ कार्नेशन, कार्नेशन का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो डायंथस क्रायोफिलस। क्या होता है, डायंथस क्रायोफिलस साइंटिफिक नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एरोमा इन फ्रूट्स, जो फलों के अंदर खुशबू आती है उसका कारण क्या होता है, एस्ट्रस। फलों के अंदर जो खुशबू आने का कारण क्या है, एस्ट्रस है। करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स, अंगूर के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आंसर है टार्टरिक एसिड। कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। अंगूर के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द मास कम्युनिकेशन मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड द लाइक आर द पर्टिकुलरली यूजफुल एट ऑफ द अडोप्शन, किस अडोप्शन प्रक्रिया के लिए हम रेडियो, टेलीविजन इनका उपयोग करते हैं, तो अर्ली स्टेज के लिए। आपको पता है कोई भी स्कीम वगैरह आती है, कुछ भी आती है, तो टीवी और रेडियो में क्या उसका प्रचार ज़्यादा किया, जिससे जल्दी से जल्दी क्या जाए वो अडोप्ट हो जाए, तो अर्ली स्टेज में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, अगर आपको गाँव में कोई विस्तार कार्यक्रम एक्सटेंशन प्रोग्राम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, प्लानिंग। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वहाँ लोगों की भागीदारी होना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द रोल प्रोग्राम प्लानिंग, ये मेन एस्पेक्ट है। अगर आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, पब्लिक ही नहीं आ रही, गाँव के लोग ही नहीं आ रहे सुनने के लिए, तो आपका कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। गाँव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, तो ये हमारी पहली प्लानिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 23, द शॉर्ट रेंज सीरीज ऑफ लेक्चर यूजुअली बाई 2 to 5 स्पीकर, ऐसी मतलब 2 से लेकर 5 वक्ताओं की व्याख्यान एक छोटी सी श्रृंखला रखी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सिम्पोजियम कहते हैं। सिम्पोजियम में क्या होता है 2 से लेकर 5 स्पीकर होते हैं, और जो पैनल होता है ना, पैनल, वहाँ 2 से लेकर 8 स्पीकर होते हैं। कितने होते हैं, 2 से लेकर 8 स्पीकर होते हैं। आप देखते होंगे आज तक पर दुनिया के चैनल्स पर आप देखते होंगे पैनल बैठता है, दिन भर बहस करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन इंडिया द यंग फार्मर एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इंडिया के अंदर यंग फार्मर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो अप्रैल 1956 में, अप्रैल 1956 में पीएस देशमुख के द्वारा, पीएस देशमुख, याद रखना आपको, देशमुख के द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि अमेरिका में 4H क्लब था। कौन सा क्लब था, 4H क्लब की
देख के इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक्स होती है किसके आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक होती है, तो एक्सटेंशन लीडर्स जो होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन की एक टेक्निक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज द मास कॉन्टैक्ट मेथड। कौन सा मास कॉन्टैक्ट मेथड, देखो मास को क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास को जनसंचार कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, रेडियो एंड टेलीविजन क्या है, मास कॉन्टैक्ट मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज द ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। तो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड निम्न में से कौन सा है, समूह। तो आपको पता है जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है वो कौन सा है, एग्जीबिशन, पोस्टर, ये नहीं है, ये सब मास है, ये सभी क्या है, मास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द लो टेम्परेचर प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन। लो टेम्परेचर प्रमोशन जर्मिनेशन क्या है, तो देखो अगर हम कम तापमान से बीज के अंकुरण को प्रेरित करना चाहते हैं, लो टेम्परेचर प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन इज रेफर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन। फिर किसी किसी के मन में डाउट होगा कि फिर बर्निलाइजेशन क्या है, तो बर्निलाइजेशन से लो टेम्परेचर के द्वारा क्या करना, फ्लोवरिंग कराना। लो टेम्परेचर से क्या करना, फ्लोवरिंग। ये डाउट रहते हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, लो टेम्परेचर से फ्लोवरिंग करना क्या कहलाता है, लो टेम्परेचर से फ्लोवरिंग करना, तो बर्निलाइजेशन। स्कैरिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, अगर कोई हार्ड सीड कोट है, कैसा है, हार्ड सीड कोट है, तो उस हार्ड सीड कोट को क्या करना है आपको, बाय मैकेनिकली रप्चर करना, हाथ से रगड़ कर, ठीक है, क्या करना, मैकेनिकली आपको उसको तोड़ना है, रप्चर करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैरिफिकेशन। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है कि फ्लोवरिंग पर डे और नाइट का जो इफेक्ट पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम, फोटो पीरियोडिज्म। यहाँ पर पूछा गया है स्टडी, लो टेम्परेचर से स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर के द्वारा क्या करना, लो टेम्परेचर से आपको सी डोरमेंसी को ब्रेक करना। लो टेम्परेचर से सी डोरमेंसी, देखो सी डोरमेंसी ब्रेक होगी ना तो क्या होगा, अंकुरण जल्दी से होगा। अगर सी डोरमेंसी क्या होगी, ब्रेक होगी, जिससे क्या होगा, जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु कॉन्ड द टर्म फ्लोरिजन। फ्लोरिजन टर्म किसके द्वारा दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर है चाणक्यन। ये आपको याद रखना है, फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। फ्लोरिजन क्या है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। कैसा है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है, याद रखना। फ्लोरिजन कैसा है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है, जो कि फ्लोवरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब काल्पनिक हार्मोन है जिसको आज तक कभी प्लांट से अलग नहीं किया गया। ऐसा हार्मोन जिसको कभी आइसोलेट ही नहीं हुआ, तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन कहलाता है, काल्पनिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में पूछा गया है कि जो स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए, स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, स्टोमेटा ओपन होने क्लोज होने के लिए क्या चीज जरूरी होता है। स्टोमेटा ओपन, आपको पता है कि पोटेशियम आयन जरूरी होता है, लेकिन पोटेशियम आयन अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा, कौन सा चीज सही है, तो आंसर है पोटेशियम आयन अंदर जाता है। पोटेशियम आयन क्या होता है, अंदर जाने से स्टोमेटा खुलते हैं। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, याद रखना, पोटेशियम आयन क्या होता है, अंदर जाने से स्टोमेटा खुलते हैं। अगर कभी ऐसा पूछ लिया, फिर हाइड्रोजन आयन इसका अपोजिट होगा। हाइड्रोजन आयन क्या होगा, अपोजिट होगा। जब पोटेशियम अंदर आता है तो हाइड्रोजन फिर उस समय बाहर जाता है। ठीक है, जब पोटेशियम अंदर आता है तो हाइड्रोजन बाहर जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसका आउटफ्लक्स होगा, और पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा। किसके लिए, स्टोमेटा खुलने के लिए, ओपन होने के लिए। ठीक, तो आपको इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्रकाश श्वसन जो होता है सामान्य तौर पर किसमें होता है, तो प्रकाश श्वसन आपको पता है सामान्य तौर पर किसमें होता है, C3 प्लांट की विशेषता होती है। फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है, C3 प्लांट में, जिसको हम वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग ए नंबर ऑफ इनब्रेड और क्लोन selected for good general combining ability in all possible combination and mixing the seeds of F1 crosses in equal quantity is represented। तो उसको कहते हैं सिंथेटिक वैरायटी। ये किसकी परिभाषा दोस्तों, सिंथेटिक वैरायटी की परिभाषा होती है, जिसमें बहुत सारे इनब्रिड्स जो होते हैं, जो जीसी, जिनकी अच्छी जीसी होती है, उनके सीड्स को मिलाकर नई वैरायटी बनाई जाती है, सिंथेटिक वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट
सीन इन ऑब्जर्व या ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, कि हम गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में अच्छे से करते हैं, गुणसूत्रों को अच्छा देखा जा सकता है, गुणसूत्र की संरचना किस दौरान सबसे अच्छी दिखाई देती है, जिसका करेक्ट आंसर है मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। क्रोमोजोम बेस्ट सीन इन मेटाफेज स्टेज। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्रॉम द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज द इम्प्रूव्ड थ्रू द म्यूटेशन। तो गेहूं की म्यूटेशन वैरायटी कौन सी है? सरवती सोनारा क्या है? म्यूटेंट वैरायटी। याद रखना, सरवती सोनारा क्या है? म्यूटेंट वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, व्हेन बोथ मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ एलील इन ए प्लांट आर सेम दैट द प्लांट इज सेड टू बी। इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे हम इसे? होमोजाइगस। जब एलील के दोनों कारक समान होते हैं, जब एलील के दोनों कारक एक समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होमोजाइगस। जैसे कैपिटल आर या कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, इन सब कंडीशन को क्या बोला जाता है? होमोजाइगस। अगर ऐसा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस होता है। ये क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है। जब दोनों फैक्टर सेम होते हैं तो क्या कहते हैं? उसे होमोजाइगस या समयुग्मजीय स्थिति कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पर पूछा गया 37, मोनोसियस कंडीशन जो होती है दोस्तों किसके लिए होती है? मोनोसियस कंडीशन अडॉप्शन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। जैसे मक्का में होती है तो किस लिए होती है? क्रॉस पोलिनेशन के लिए होती है। मोनोसियस कंडीशन किसको बढ़ावा देती है? तो आपको बताना पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 38, एलाइट एक 2:1 प्रकार का क्ले खनिज है। एलाइट इज ए टाइप ऑफ 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये किस प्रकार का? एक्सपांडिंग है, नॉन एक्सपांडिंग है? तो आंसर है नॉन एक्सपांडिंग। किस प्रकार का? नॉन एक्सपांडिंग टाइप का है। एलाइट और माइका जो होते हैं, याद रखना आपको, ये जो होते हैं माइका, ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं? 2:1 क्या होते हैं? नॉन एक्सपांडिंग होते हैं ना। ठीक है, फिर एक्सपांडिंग कौन होता है? तो मोंटमोरिलोनाइट क्या होता है? एक्सपांडिंग होता है। मोंटमोरिलोनाइट जो होता है, मोंटमोरिलोनाइट आपने सुना होगा नाम ये। इसके बाद क्या बोलते हैं? लिमिटेड एक्सपांडिंग होता है। बर्म्यूकुलेट जो होता है, बर्म्यूकुलेट क्या होता है दोस्तों? लिमिटेड एक्सपांडिंग होता है। क्या होता है? लिमिटेड एक्सपांडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द नेगेटिव लेगोस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिविधि के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? उसको हम पीई कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पी वैल्यू। पीएच क्या होता है? पीएच होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएफ क्या होता है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। और पी होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमिक एसिड इज द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज। जो ह्यूमस का एसिड क्या होता है? 3 एसिड होते हैं। ठीक है, ह्यूमस जो है, ह्यूमस के अंदर जो ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक फल्विक एसिड होता है, फल्विक। ठीक है, एक होता है ह्यूमिक, कैसा होता है? ह्यूमिक। और एक होता है ह्यूमिन एसिड। तो इसमें पूछा है ह्यूमिक क्या होता है दोस्तों? ह्यूमिक क्या होता है? सोल्यूबल इन एल्कलाइन एंड इनसोल्यूबल इन एसिड। एसिड में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्षार में क्या होता है? घुलनशील होता है। जो फल्विक एसिड होता है ये दोनों में घुलनशील होता है, बोथ। ठीक है, एसिड और एल्कलाइन दोनों में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। दोनों में क्या होता है? घुलनशील होता है ये वाला। ये जो होता है ह्यूमिन एसिड, ह्यूमिन जो ह्यूमन होता है वो दोनों में क्या होता है? अघुलनशील होता है। लेकिन ह्यूमिक के बारे में पूछा है, ये क्या होता है? क्षारीय माध्यम में, एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है और एसिड में इनसोल्यूबल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज टू बी डायग्नोस्टिक प्यूडोजेनिक ओरिजिन। नो डायग्नोस्टिक मतलब ऐसी कौन सी सॉइल ऑर्डर है जिसमें संस्तर नहीं होते? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एंटी सॉइल। ठीक है, पहले एंटी सॉइल जो है नो डायग्नोस्टिक सॉइल ओरिजिन। ठीक है, बहुत कम क्या होते हैं? नई नई सॉइल जो होती है इसमें अंदर ठीक से क्या नहीं होते? सॉइल ओरिजिन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 42 है, द इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो नई पत्तियों में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ नहीं आता ये है क्या। हाउ मेनी पीपीएम विल मेक 1% सोल्यूशन, कि कितना पीपीएम मिल किसे हम 1% सोल्यूशन। तो 10,000 पीपीएम क्या होता है? 1% सोल्यूशन। आपको अगर याद रखना है तो आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि 1% जो है कितना? 10,000 पीपीएम होता है। कितना होता है? 10,000 पीपीएम। ठीक, अगर 2% बोला आपसे तो आपको बताना 20,000 पीपीएम। कितना बनाना? 20,000 पीपीएम। आपसे 3% बोला तो कितना बताना? 30,000 पीपीएम बताना है ना। आपसे अगर 0.1 पूछा पॉइंट तो आपको 1 जीरो कम कर देना, 1,000 कर देना। ऐसे पूछा 0.01, 2 जीरो गए यहाँ पर तो इधर 100 पीपीएम, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है,
द इग्नियस रॉक्स कंटेनिंग लेस देन 45% सिलिका, ठीक है, ऐसी इग्नियस रॉक जिसमें 45% से कम सिलिका होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अल्ट्रा बेसिक। देखो जनरली बेसिक रॉक्स क्या होती है, जिनमें सिलिका 40 से लेके 55% होती है, और एसिड रॉक्स वो होती है जिनमें सिलिका 55 से लेके कितनी होती है, 65 से लेके आपने देखा होगा 70% तक होती है ये वाली, ठीक है, ये होती है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। क्या होती है? अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। द टर्म माइकोराजा लिटरली, माइकोराजा का मतलब क्या होता है? फंगस रूट। माइकोराजा मतलब क्या होता है? माइकोराजा का मतलब होता है फंगस, फंगस प्लस हायर प्लांट्स की जो रूट होती हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो आंसर है माइकोराजा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी इज मोस्ट ऑलमोस्ट परमानेंट कैरेक्टर, मृदा का कौन सा गुण जो होता है भौतिक गुण परमानेंट होता है? सोइल टेक्सचर याद रखना हमेशा, ये क्या होता है? परमानेंट फीचर होता है, कभी नहीं बदलने वाला होता है। सैंड सिल्ट क्ले का जो साइज होता है वो। क्वेश्चन नंबर 47 है, द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सुटेड फॉर द कल्टिवेशन। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में टोटल 8 क्लासेस होती है। कितनी क्लासेस होती हैं? 8 क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो पहला जो क्या बोलते हैं, जो पहली 4 होती है, फर्स्ट से लेकर 4, वो क्या होती है? खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फर्स्ट अंडर इरिगेटेड कंडीशन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ द हाईएस्ट अपटेक ऑफ, शुरुआती अवस्था में फसल की वृद्धि की प्रारंभिक चरणों के दौरान संचित परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयोग निम्न में से किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरस का स्टार्टिंग में यूज ज़्यादा होता है अर्ली स्टेज में, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए चाहिए, स्टार्टिंग में रूट ग्रोथ के लिए चाहिए कौन? फॉस्फोरस। जब प्लांट बढ़ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर क्या चाहिए? वेजिटेटिव, उस समय नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, डीएनए तथा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन को मिला के क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन बोला जाता है। ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है ना। इस क्रोमोजोम में आपको पता है डीएनए होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन की। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं, ये वाला जो है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमियर। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर ये सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम याद रखना, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल कोशिका में होता है। कौन सी सेल? एनिमल सेल के अंदर होता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। हिस्टोन तो एक खुद प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन ऑर्गेनिज्म विद एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम 2n+1 कंडीशन को क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल के कंपेयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम ट्राइसोमिक कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्राइसोमिक कहते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी डाउट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर चैनल एग्री अभ्यास, इंस्टाग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी, टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी और फेसबुक पेज। इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। आई होप आप मुझे बताना है आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।